स्टूडेंट्स, अब हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की दूसरी वीडियो पे आ रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने एलिमेंट्री आइडिया पढ़ा था। किस तरह की वेवलेंथ हम एनएमआर के लिए यूज करते हैं, किस तरह के कंपाउंड्स हमें एनएमआर के लिए यूज करने हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं केमिकल शिफ्ट पर। केमिकल शिफ्ट क्या है? तो द रिलेटिव एनर्जी ऑफ रेजोनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स लोकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। या हम ये कहें कि लोकल एनवायरनमेंट का मतलब जैसे CH3 है, तो CH3 में जो हाइड्रोजन है या जो प्रोटॉन है उस पर कैसा एनवायरनमेंट है? वो दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो लोकल एनवायरनमेंट है उससे जो रिलेटिव एनर्जी ऑफ रेजोनेंस एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में स्पिन होते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। NMR spectra shows applied field strength increasing from low to left to right side. जब भी हम अप्लाइड फील्ड लगाते हैं, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई है और जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं, तो उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब हमने अप्लाइड फील्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ यानी लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। तो जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं डाउन फील्ड यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और जो राइट वाला है वो है अप फील्ड यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। न्यूक्लियाई दैट एब्जॉर्ब्स ऑन अप फील्ड साइड्स आर strongly shielded, whereas nuclei that absorb on downfield side is weakly shielded. Shielded का मतलब जो न्यूक्लियस है वो घिरा हुआ है प्रोटॉन से, तो अगर स्ट्रांगली शील्डेड है तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स चाहिएंगी, इसलिए वो किसमें एब्जॉर्ब होगा? अप फील्ड पर। और जो शील्डेड नहीं है, जो खुला हुआ है, वो लोअर रीजन में डाउन फील्ड पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये वीकली शील्डेड है। तो न्यूक्लियाई जो ज्यादा स्ट्रांग वाले रीजन में दिखाई देते हैं अप फील्ड में, वो स्ट्रांगली शील्डेड हैं, और जो लो फील्ड में या डाउन फील्ड में है उन्हें हम वीकली शील्डेड मानेंगे। चार्ट कैलिब्रेटेड वर्सेस अ रेफरेंस पॉइंट सेट एट 0 फॉर TMS टेट्रामिथाइल सीलेन। टेट्रामिथाइल सीलेन को हम एक सैंपल के रूप में यूज कर रहे हैं, एक रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हैं, और हम टेट्रामिथाइल सीलेन का जो NMR स्पेक्ट्रा है वो कुछ भी हो, हम उसको 0 मानते हैं। The electron surrounding a nucleus affects the effective magnetic field sensed by the nucleus. सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्प्शन होगा वो भी इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अफेक्टेड होगा। तो protons sense a larger effective magnetic field, so come into resonance at a higher frequency region. जब डी शील्डेड अवस्था में है तो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे बढ़ रही है? डाउन फील्ड आपका लेफ्ट साइड में है और अप फील्ड आपका राइट साइड में है, और फ्रीक्वेंसी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो पीक अगर बहुत शार्प है, इसका मतलब इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, और बॉर्डर हुआ चौड़ा सा हुआ तो अच्छी नहीं होगी। अब डाउन फील्ड साइड में हमें जो पीक दिखाई दे रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये डी शील्डेड है। दूसरी तरफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी रीजन में अपफील्ड डायरेक्शन में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ न्यूक्लियस बहुत शील्डेड हैं और प्रोटॉन्स हैव अ स्मॉलर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, और उनके साथ सो कम देयर इनटू रेजोनेंस एट लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और अपफील्ड डायरेक्शन में शील्डेड ज्यादा होंगे।
दोनों में अंतर है। देखो फ्रीक्वेंसी घट रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है राइट टू लेफ्ट, और शील्डिंग बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। तो जो डाउन फील्ड वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, शील्डिंग कम है, और जो राइट साइड वाले हैं उनकी शील्डिंग ज्यादा है और उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब shielded nuclei do not sense as larger a magnetic field as de-shielded nuclei do। मतलब जो shielded nuclei हैं उन पर कोई ज्यादा large a magnetic field as de-shielded nuclei do. As a result, the energy difference between alpha and beta spin state is much lower in energy for shielded nuclei and resonate at a lower frequency region। जैसा कि हमने देखा कि जब लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन होता है और हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं, तब भी शील्डेड न्यूक्लियाई में ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में ही अपना स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो शील्डेड न्यूक्लियाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा असर हमें दिखाई नहीं देता। अब हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया है कि जो हमारे अल्फा स्पिन स्टेट्स हैं और जो बीटा स्पिन स्टेट्स हैं वो बहुत लोअर रीजन में है, वो 300 मेगा हर्ट्ज पर है। तो de-shielded nuclei have a much higher energy difference between alpha and beta spin states, and these resonate at a higher frequency region। तो जो शील्डेड न्यूक्लियाई हैं उनके अल्फा और बीटा स्पिन में ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि जो डी शील्डेड हैं उनके अल्फा और बीटा में अंतर होने की वजह से वो हमें हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में रेजोनेट करते हैं, यानी हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब जो केमिकल शिफ्ट हो रहा है, जो स्पेक्ट्रा बन रहा है, उसका हम मेजर कैसे करें? तो केमिकल शिफ्ट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच ऑब्जर्व न्यूक्लियस रेजोनेट एंड फील्ड स्ट्रेंथ फॉर रेजोनेंस ऑफ अ रेफरेंस। तो हमें क्या दे रहा है केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट ये दे रहा है कि एक तो हमने फील्ड लगा रखी है फॉर रेफरेंस या रेजोनेंस के लिए, और दूसरी वो जो मैग्नेटिक फील्ड उस न्यूक्लियाई की है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिफरेंस इज वेरी स्मॉल बट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। दोनों में जो डिफरेंस है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि अंतर बहुत कम होता है, पर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत आराम से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। रेशो लेते हैं, टेकन एज अ रेशो टू द टोटल फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6, so the shift is in parts per million, ppm में आ जाती है, that in shorter way ppm, ppm का मतलब parts per million। तो जो हम रेशो ले रहे हैं हम उसको 10 raised to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉर्मली अकर्स डाउन फील्ड ऑफ द टीएमएस। तो टीएमएस को हमने 0 पे रखा है, और टीएमएस के डाउन फील्ड यानी लेफ्ट डायरेक्शन में ही हमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते हैं, यानी ज्यादातर जो हमारे एब्जॉर्प्शन हैं वो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट पर ही मिलेंगे। स्पेक्ट्रा किस तरह का मिलेगा? तो रिसीव्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस response is very weak in signals and require a sensitive radio receiver to pick up। न्यूक्लियर जो एनएमआर है उसमें हमें बहुत वीक सिग्नल्स मिलते हैं, तो हमें एक अच्छा रिसीवर चाहिए, हाईली सेंसिटिव रिसीवर चाहिए होता है जो हमारे उस स्पेक्ट्रा को या उस सिग्नल को ले सके। तो हम एक फोरियर ट्रांसफॉर्म is done to extract the frequency domain spectrum for raw time domain spectra। तो हम एक
एक्यूरेसी वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं जिसके साथ हमें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी और डोमेन स्पेक्ट्रा मिल सकता है। 1H NMR spectra can be acquired with 16 repeats which take only minutes. तो हमने जब प्रोटॉन का 1H NMR लिया है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ 1H और C13 दो तरह की होती है। तो जब हम 1H NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं और उसमें हम 16 टाइम्स भी अगर एक स्पेक्ट्रा को रिपीट करें तो उसमें सिर्फ बहुत कम टाइम लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बहुत थोड़े से टाइम में ही हम रिपीटेडली स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। पर हाइड्रोजन के अलावा फॉर हेवियर एलिमेंट्स देन हाइड्रोजन quantitative heavy elements spectra can be time consuming, taking 10 of minutes to hours। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एनएमआर हम बहुत कम समय में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर अगर हम हैवी एलिमेंट्स की बात करें तो हैवी एलिमेंट्स में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और ये 10 मिनट से लेकर आवर्स तक का टाइम हमें स्पेक्ट्रा लेने में लग जाता है। Then an average of all acquired spectrum will be generated and displayed through the graph। तो एवरेज हम माने तो ये है कि हमें थोड़ा वक्त लगता है, हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, स्पेक्ट्रा जनरेट होकर हमें एक ग्राफ मिल जाता है। ये था हमारा 1H NMR। अब हम कार्बन के आइसोटोप्स के द्वारा भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं और वो है हमारा C13। देखो C12 हमारा नॉर्मल कार्बन है और C13 हमारा आइसोटोप है। तो कार्बन 13 ओनली कार्बन आइसोटोप विद अ न्यूक्लियर स्पिन, क्योंकि 13 में ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होने पर ही एनएमआर स्पेक्ट्रा या एनएमआर एक्टिव कंपाउंड बनता है। इसलिए C12 कार्बन जो है वो एक्टिव नहीं है एनएमआर और कार्बन 13 ओनली कार्बन आइसोटोप विद अ न्यूक्लियर स्पिन। नेचुरली कितना मिल सकता है, कितनी इसकी अबंडेंस हो सकती है, तो ये 1.1% ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल है, तो बहुत थोड़ा सा है। सैंपल इज दस वेरी डाइल्यूट इन दिस आइसोटोप, बहुत कम मात्रा में ये मिलता है तो हमें इसका डाइल्यूशन मिलता है। सैंपल इज मेजर्ड यूजिंग रिपीटेड accumulation of data and averaging of signals incorporating pulse and the operation of फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी FT-NMR। तो जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन 13 हाइड्रोजन की तुलना में तो कम अच्छा है क्योंकि हमें इसमें एवरेज लेना है, डाटा को नंबर ऑफ टाइम्स हमें स्टडी करना है, सिग्नल्स कलेक्ट करने हैं, पल्सेस देखनी है और इन सब के ऑपरेशन के लिए हमें FT-NMR यूज करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। All signals are obtained simultaneously using a broad pulse of energy and resonance record। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ आते हैं तो हमें एक शार्प पीक नहीं मिलती है, एक चौड़ा सा ब्रॉड बैंड टाइप मिल जाता है पल्स। Frequent repeated pulses gives many sets of data and that are averaged to eliminate noise। अब बहुत सारे pulses मिल गए हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली इनको रिपीट कर करके कई सेट्स बनाने पड़ते हैं और सेट्स बनाने के बाद हमें इनका एवरेज लेना होता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एवरेज पल्सेस डाटा गिव स्पेक्ट्रम, किस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो हम एवरेज लेते हैं पल्सेस का और उन पल्सेस डाटा से हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का C13 का हमें NMR स्पेक्ट्रा मिल रहा है और आप देख रहे हो कि हमें किस तरह से हमने 1 पेंटेनॉल का लिया है तो एक बहुत सारे डाटा सिग्नल्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं और उन सब का फिर हम एवरेज ले रहे हैं।
एवरेज लेने के बाद हमें कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं इसमें, एक CH3 का, एक CH2 के 3, तो एक एक हाइड्रोक्सिल में, तो कुल मिला के 4 से 5 पीक हमें मिलते हैं। पर उसके साथ ही साथ हमें इतनी सारी नॉइसेस, पल्सेस के साथ पीक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो प्रोटॉन NMR इज मच मोर सेंसिटिव देन कार्बन 13, यानी 1H वाला जो हमारा प्रोटॉन NMR है वो बहुत अच्छा है, सेंसिटिव है कार्बन 13 के तुलना में। एंड द एक्टिव न्यूक्लियस यानी 1H इज नियरली 100% ऑफ नेचुरल अबंडेंस। प्राकृतिक रूप से जो हमें 1H मिल रहा है वो 100% प्योर होगा, जबकि वहाँ क्या है, सिर्फ 1.1%। shows how many kinds of non-equivalent hydrogens are in a compound। अब 1H NMR में हो क्या रहा है कि कितने तरह के अनइक्वलेंट या नॉन इक्वलेंट हाइड्रोजन्स एक कंपाउंड में है। जैसे अभी हम पेंटेनॉल की बात कर रहे थे, तो पेंटेनॉल में CH3 था, CH2 था और OH था। तो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन इक्वलेंट हाइड्रोजन्स थे। Theoretically, equivalence can be predicted by seeing if replacing each hydrogen with X, giving the same or different outcome। मतलब हमें ये पता करने के लिए कि अगर हाइड्रोजन सेम है या अलग है, तो हम किसी दूसरे एलिमेंट से उसको चेंज करें, और अगर डिफरेंस सेम है तो हाइड्रोजन सेम होंगे, और डिफरेंट आउटकम अलग है तो हाइड्रोजन का नेचर अलग होगा। Equivalent hydrogen have the same signals while non-equivalent hydrogens are different। ठीक है, तो जैसे CH3 है तो उसमें तीनों H एक जैसे हैं तो उनका एक सिग्नल आएगा। फिर CH2 है तो उसमें दोनों हाइड्रोजन एक है तो उनका एक सिग्नल आएगा। फिर OH है तो उसका एक आएगा। अगर CH है तो CH का एक। तो इस तरह से एक कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं और उनका हमें एक सिग्नल मिलता है, जबकि नॉन इक्वलेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनके सच में कॉज एडिशनल स्प्लिटिंग, अलग अलग तरह के कार्बन। तो इसे हम बोलते हैं डायस्टेरियोटॉपिक इफेक्ट। तो one replacement of each hydrogen with X gives different constitution isomers, isomers बनते जाते हैं। और then hydrogens are is constitutionally heterotropic environments, और फिर अलग अलग इनका environment होता है। जब अलग अलग environment होता है तो chemical shifts भी अलग अलग होते हैं और फिर नॉन इक्वलेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जैसे ही केमिकल शिफ्ट अलग अलग होगा तो वो नॉन इक्वलेंट हो जाएंगे और वो फिर क्या होगा, उनका अलग अलग NMR स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ लिया है, कंपाउंड दिख रहा है, हाइड्रोजन्स आर अनरिलेटेड एंड हैव डिफरेंट NMR एब्जॉर्प्शंस, CH2 एंड CH3। अब हम CH2 एंड CH3 में से एक हाइड्रोजन को X में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो CH3 वाला या CH2 वाला। तो 2 रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनते जाते हैं अगर हम X से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और इसमें हमने हाइड्रोजन NMR और कार्बन 13 NMR स्टडी किया, जिसमें से हाइड्रोजन NMR जो है वो हम ज़्यादा काम में लेते हैं।